हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एडिटोरियल है वो दैनिक जागरण से लिया गया है। आज 2 जुलाई है। आज का इस एडिटोरियल में हम किसानों की आय दोगुना करने के लिए जो सरकार ने जो फार्मूला अपनाया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और यह जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज की एडिटोरियल जो है किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान या क्या लॉकडाउन के बीच रणनीति अपनाई है उसको विजयपाल सिंह ब्रूमर द्वारा बताए गए कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिनमें वह कहते हैं कि हालांकि नवंबर माह तक जारी घोषणा यही संदेश दे रहा है कि निर्धन तबके व कल्याण करना प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य होता है और यह तब तक कर्तव्य सफल नहीं हो पाएगा जब तक सरकार मिलजुल कर काम ना करे। इस बीच किसानों की आय को और बढ़ाने के लिए हालांकि कोरोना से पहले तमाम कोशिशें की गई थी, बहुत सारी रणनीतियाँ अपनाई गई थी, लेकिन कोरोना के बाद उन सभी रणनीतियों को अपनाने का जो साधन था वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया। हालांकि कोरोना के बाद जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसमें अगर हम 100% नहीं तो कुछ हद तक या कुछ प्रतिशत तक सफल ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हाल ही में सरकार ने नवंबर तक जो है मुफ्त अनाज और उसके साथ 1 किलो चना देने की घोषणा की है, ताकि जो है किसानों को अनाज तो उपलब्ध होता ही रहेगा। इसी अवधि में 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस योजना को जारी रखने के लिए जो जानकारी प्रधानमंत्री ने करदाताओं के साथ किसानों को भी धन्यवाद दिया है, जिनकी मेहनत से अन्न भंडार चले हैं। अन्न भंडार करने वाले किसानों के हित की रक्षा के लिए इसी कोरोना काल में जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए वो ऐतिहासिक हैं। ये कदम कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन अगर ढंग से और पूरी प्रतिस्पर्धा के साथ लागू किया जाए तो ज़रूर सफल हो पाएंगे। हमारे देश का 86% किसान लघु और सीमांत है, जिनमें से कुछ के पास तो इतनी कम ज़मीन है कि उन्हें खेतिहर मजदूर भी कहा जाएगा, तो कोई नई बात नहीं है। अनाज में जो आज बढ़ोतरी सरकार द्वारा मिल रही है वो कहीं ना कहीं जो हम सभी को इतना अनाज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं वो इन्हीं किसानों के माध्यम से या जो हमारी एजेंसियां हैं उनके भंडारण के माध्यम से ही संभव हो पाया है। सरकार ने कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन की दिशा में भी अनेक योजनाएं आरंभ की हैं, जिसे वर्तमान में इनमें कृषि उत्पादकों में करीब 7% है और वृद्धि हो सकती है इसमें। हाँ, हालांकि यह घरेलू देश का केवल 60 से 70% है। घरेलू कृषि उत्पादों को ब्रांड बनाने और दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार की जो क्लस्टर योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे हो सकता है कि और बढ़ावा मिले और सरकार इसे ठोस नीतियों के साथ लागू कर रही है। इसके अलावा जो एग्री प्रोसेसिंग व्यवस्था है उसके मूल्यवर्धन करना भी अब बहुत इजीली तैयार किया जाएगा। उसके लिए जो रणनीतियाँ होंगी उसमें किसी भी प्रकार का अपनाने के लिए कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। अगर जो भी कंपनियां इसे अपनाना चाहती हैं उसमें कई सारे ऐसे टर्म यूज़ किए गए हैं जिसे सरलता से लागू किया जा सकता है। महामारी के समय जब अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दर न्यूनतम स्तर पर है तब किसान क्षेत्र की विकास दर 5.9% है, जो हाल के समय में उच्चतम स्तर है। हालांकि देश में आज भी 50% से अधिक रोजगार कृषि से हैं। आज़ादी के समय देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान केवल 52% था। फिर इसे हम और बेहतर बनाने के लिए समय पर सरकार द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई, जैसे अभी जो है अनुबंध खेती की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुबंध खेती में ये होता है कि अगर किसी कंपनी को अगर मान लीजिए कि लेस कंपनी है और इसको A1 वैरायटी का आलू चाहिए तो हम किसान से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें भैया इस तरह का आलू चाहिए और इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए। तो किसान इस बात से संतुष्ट होगा कि अगर मैं इसको बोऊंगा या इसका अगर मैं कृषि करूंगा इससे संबंधित तो हमें फ़ायदा होगा। ट्रक फार्मिंग कृषि से ये होता है
कि इसमें एक तो किसानों को इस बात की संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, हमें इतना पैसा या इतनी आमदनी जो हम लगा रहे हैं वो समुचित हमें प्राप्त हो जाएगी। हालांकि ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसके तहत एक नुकसान यह भी है कि मान लीजिए कभी बारिश हुई, या ये सभी जानते हैं कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून का जुआ समझा जाता है। काफ़ी हद तक सही भी बात है ये, लेकिन अगर जैसे कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है और वह उनके मुताबिक अगर उत्पादन नहीं हो पाता है आलू का, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? इससे किसानों को ये नुकसान होगा कि एक तो वह अगर मंडियों में बेचने जाता है अपना आलू, तो उसे मन मुताबिक उसका पैसा नहीं मिल पाएगा, उसे कम ही दामों पे उसे बेचने की संतुष्टि करनी होगी। हालांकि ये सरकार की योजना तभी सफल है जब उत्पादन उन कंपनियों के मुताबिक किया जाए। और आगे कहना है कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाकर नाबार्ड द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही जो प्रोसेसिंग मार्केट की व्यवस्था है उसके माध्यम से भी किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार करीब 92,000 करोड़ रुपए की कृषि उत्पाद हर वर्ष बर्बाद हो जाते हैं, और इन्हें बचाने की गतिविधियां अब सरकार को तेज करनी चाहिए, और काफ़ी हद तक इस पर काम भी किया जा चुका है। और लेकिन अब परिस्थितियां ये हो गई हैं कि कोरोना के चलते दबाव में आई खेती तथा अन्य गतिविधियां, जो जैसे पशुपालन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, इस तरह की जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे अधिकतर कृषि आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से संबंधित जो प्रयास किए गए हैं वो काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। और इसमें ये कहा जा सकता है जैसे अगर 52% जो है सरकार योगदान दे रही है, तो कोशिश ये रहेगी सरकार की कि उससे काफ़ी हद तक जो है किसान आत्मनिर्भर हो पाएँ। और वहीं हाल ही में सरकार ने जो है हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान भी किया है, ताकि किसानों को आर्थिक तंगी ना झेलनी पड़े। और औषधीय पौधों की खेती के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अंतर्गत भी एक योजना बनाई गई है, जिसमें 2.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर औषधि खेती की हो, इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है सरकार द्वारा। हालांकि हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालन पर भी जोर दिया है, और काफ़ी हद तक किसानों ने इसे अपनाया भी है। और इस तरह की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो गवर्नमेंट है वो किसानों को हर तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो अपने आने वाले एजेंडे को और अच्छी तरह से लागू कर सके। और वहीं इसके साथ ही कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं के ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एग्री फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी ध्यान दे रही है। और वहीं कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर भी सरकार ध्यान दे रही है, ताकि साथ ही किसानों को इन सब से और अधिक उबारने के लिए, ताकि किसान को किसी तरह की आर्थिक गतिविधियों या यातायात से संबंधित या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कोई घाटा ना हो, इसके लिए उसने रथ योजना भी शुरू की है, जिससे आसानी से आप ऑनलाइन जो है यातायात सुविधाएं या जो किसानों की जो अनाज है उसे आसानी से मंडी तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए भी अनेक योजनाएं तैयार की हैं सरकार द्वारा। किसानों को और इन सब परेशानियों से बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन का जो दायरा है, जिसमें टमाटर, आलू, प्याज यानी टॉप से बढ़ाकर टोटल यानी सभी सब्जियों तक जो है इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई है। और अब तक 50% जो है माल ढुलाई और शेष जो है 50 कोल्ड स्टोरेज के भंडारण की भी व्यवस्था कराई जा रही है सरकार की ओर। और अंत में जो लेखक हैं उनका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और किसान की आमदनी को 2 गुना करने की जो योजनाएं हैं उसमें यह आवश्यक है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके भी कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। और इसका मकसद कृषि में प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ाना ही है, ताकि इसमें जो कानून है उसमें कुछ और संशोधन करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके बहुत ही सरलता के साथ। इस कानून के संशोधन के तहत सरकार ने अनाज, खाद्य तेज और तिलहन, दालें, प्याज आवश्यक वस्तुओं के दायरे से बाहर निकलने का फैसला किया है। एपीएमसी एक्ट द्वारा भी कुछ संशोधन किए गए हैं हाल ही में सरकार द्वारा।
और आपात स्थिति में सरकार इसमें बदलाव कर सकेगी। यदि उपरोक्त योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके तो निश्चित ही किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और इसके साथ ही हम जो योजनाएं तैयार कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, वो कहीं ना कहीं सफल कारगर साबित हो रही हैं, क्योंकि जो है जितने भी बेरोज़गार थे या जो भी वर्कर्स थे, श्रमिक वर्ग के लोग थे, वो सभी घर की ओर अपनी पलायन कर चुके हैं। तो हालांकि अब उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है कि जो है विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान 100% दे सके या रोज़गार उन्हें मिल सके, तो वो कृषि क्षेत्र को अपना हथियार बना सकते हैं इस समय। और आज का था ये डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।